brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। पहली सुर्खी जुड़ी है जयललिता की मृत्यु पर फिर से मच रहे बवाल पर। जयललिता तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक दल AIADMK की प्रमुख थी। सूबे की मुख्यमंत्री भी रही थी। लार्जर देन लाइफ वाली छवि वाली जयललिता को तमिलनाडु में अम्मा कहा जाता था। 4 दिसंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद जयललिता का निधन हो गया था। जयललिता के जाते ही उनकी संपत्ति और राजनीतिक विरासत को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल आ गया था, स्पेशली AIADMK। उनकी बीमारी, इलाज और निधन को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई थी। तब सूबे में जयललिता की ही पार्टी AIADMK की सरकार चल रही थी। सो विपक्ष में बैठी DMK समेत दूसरी पार्टियों ने एक विस्तृत जांच की मांग कर दी। जयललिता के आखिरी दिनों में उनके करीब जो भी रहा, डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी और नेता, सभी की भूमिका संदेह के घेरे में मानी गई। लेकिन सबसे ज्यादा संदिग्ध माना गया जयललिता की निकट सहयोगी VK शशिकला के रोल को। दबाव बढ़ा तो अगस्त 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री E पलानीस्वामी ने सेवानिवृत्त जस्टिस A अमुरुघासामी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनवा दिया, जिसका मकसद था कि जयललिता की मृत्यु के बारे में छानबीन करके एक रिपोर्ट दे। 18 अक्टूबर इस साल वाला इस रोज जस्टिस अमुरुघास्वामी आयोग की रिपोर्ट तमिलनाडु विधानसभा में पेश कर दी गई और इसमें लिखा था कि जयललिता की मौत का संबंध VK शशिकला से हो सकता है तथा इस बात की जांच की जानी चाहिए, अनुशंसा की उसने रिपोर्ट ने। आयोग ने मृत्यु का समय 1 घंटे आगे बढ़ाने, एंजियोग्राफी न कराने और शशिकला द्वारा इलाज में दखल देने की बात कही थी। इससे पहले अगस्त 2022 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एक पैनल ने अपोलो अस्पताल द्वारा किए गए इलाज को सही बताते हुए क्लीन चिट दे दी थी। अब आप इन दोनों बातों को साथ रख करके देखिए। एम्स का पैनल कह रहा है कि अस्पताल की गलती थी नहीं जहां इलाज चल रहा है, और जांच आयोग ने कहा कि शशिकला के खिलाफ जांच की आवश्यकता है। शशिकला से इतर 3 और बड़े नामों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। डॉक्टर असिवा कुमार, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री C विजय भास्कर, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य सचिव राधा कृष्णन। आरोपों के जवाब में शशिकला ने कहा कि रिपोर्ट अनुमानों के आधार पर बना ली गई और जयललिता की मृत्यु पर राजनीति की कोशिश होने लगी है। लेकिन फिर भी सारी बात घूम फिरकर 2016 वाली स्थिति में तो आ ही गई है। आरोप लग रहे हैं कि शशिकला ने निजी फायदे के लिए जयललिता को नुकसान पहुंचा दिया। तो इस पर यह तथ्य कि जांच आयोग को 17 बार सेवा विस्तार मिला, शशिकला को समन भी किया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। उन्होंने बस एक हलफनामा भिजवाया जिसे जांच रिपोर्ट में शामिल किया गया है। द हिंदू अखबार को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस अमुरुघास्वामी ने कहा, जांच रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करना या न करना तमिलनाडु सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम बस इतना कह सकते हैं कि हलफनामे में वो जानकारी नहीं है जो हम चाहते थे। इस पूरे बवाल के बीच तमिलनाडु में कई वायरल ऑडियोज अब घूमने लगे हैं। इनमें से एक वो बताया जा रहा है जिसमें कथित रूप से जयललिता एक डॉक्टर से बात कर रही हैं। इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसी तरह 2017 का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है फिर से, जिसमें जयललिता के इलाज में मदद करा रहे डॉक्टर रिचर्ड BLA को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि शशिकला ये जानना चाहती थी कि इलाज के लिए जयललिता को विदेश ले जाना जरूरी है क्या। बाद में सभी इस पर राजी भी हो गए थे, लेकिन फिर CM ने ही विदेश जाने से मना कर दिया था। जयललिता तब CM भी थी जब उनका इलाज चल रहा था। अगली सुर्खी पर चलते हैं। ये एक दिलचस्प बयान से बनी है। पहले इस बयान को सुन लीजिए जो पुलिस वैन के अंदर से दिया गया है, फिर कहानी आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहादुर मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। आपको लगता है नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा ये शख्स है गैंगस्टर और उत्तर प्रदेश के फूलपुर से पूर्व सांसद अतीक अहमद। उसे आज पेशी पर लखनऊ लाया गया था। स्वाभाविक रूप से प्रेस वहां पर मौजूद थी और अतीक ने पुलिस वैन के अंदर से ही मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी। क्यों, आपको जल्दी समझ में आने वाला है। अतीक अहमद के आपराधिक इतिहास का पूरा बखान करने के लिए अलग से एक बुलेटिन बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप उस बारे में जानिए जिस मामले में उसे पेशी पर लाया गया था। यह है प्रयागराज शहर पश्चिम से बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का केस। 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में दिन दहाड़े राजू पाल की गाड़ी पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां बरसाई गई थी। इस हमले में राजू पाल और उनके 2 साथियों संदीप यादव और देवीलाल की मौत हुई थी। दरअसल बात यह थी कि सांसदी जीतने से पहले अतीक अहमद शहर पश्चिम से ही विधायक था।
वो चाहता था कि उसका भाई अशरफ उसकी जगह विधायक बन जाए, लेकिन राजू पाल ने बसपा से पर्चा भरा उपचुनाव में और चुनाव में अशरफ को हरा भी दिया। यहीं से दुश्मनी की नींव पड़ी। पहले राजू पाल पर कुछ हमले होते हैं और फिर उनकी हत्या ही हो जाती है। हत्या के रोज राजू पाल की शादी को महज 10 दिन पूरे हुए थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी पूजा ने सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और 3 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप में FIR करवा दी थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले पत्रकार मानते हैं कि इसी एक मामले ने बाहुबली अतीक अहमद की राजनीति पर बट्टा लगाया। आज इसी मामले की तारीख थी। सुनवाई के बाद CBI की विशेष अदालत ने अतीक और अन्य आरोपियों पर हत्या तथा आपराधिक साजिश की धाराओं में आरोप तय कर दिए। आगे की जिरह में दोष सिद्ध करने की कोशिश होगी और अगर ऐसा होता है तो फिर सजा पर भी बहस होगी। तारीख लगी है 3 नवंबर 2022। एक वक्त यूपी के अपराध जगत में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। पुलिस प्रशासन उसके आगे नतमस्तक ही था। फिर आया दिसंबर 2016। अतीक अहमद तब सपा से कानपुर कैंट विधानसभा सीट का प्रत्याशी था। धौस जमाने के लिए प्रयागराज के सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में घुस गया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की उसने। CCTV फुटेज भी था इसका। इस मामले में 2017 में उसे गिरफ्तार किया गया और सूबे की अलग अलग जेलों में रखने के बाद उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गुजरात की अहमदाबाद जेल में भेजा गया। अतीक के अलावा उसके 2 बेटे उमर और अली भी आपराधिक मामलों के चलते जेल में हैं। अब अतीक के भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम एक दूसरे मामले के चलते 2021 में गिरफ्तार किए गए और तब से बरेली जेल में है। अब आते हैं इस सवाल पर कि अतीक को योगी की तारीफ क्यों करनी पड़ी। दरअसल बात यह है कि अतीक के दिन अच्छे नहीं चल रहे। सूबे की पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां उसके आपराधिक संसार की छानबीन में लगी हैं। एक तरफ प्रशासन पूरे सूबे के राजस्व रिकॉर्ड खंगाल कर उससे संबंधित अवैध संपत्ति का पता लगा रहा है। जिन लोगों से अतीक अहमद ने उगाही की थी एक वक्त, वो भी पुलिस को जानकारी मुहैया करा रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। इस तरह बीते 2.5 महीने में तकरीबन 125 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है। माने सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बीते 2.5 महीने का आंकड़ा है। अटैच की गई कुल संपत्ति 1000 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जाती है। इसमें लखनऊ, प्रयागराज और कौशाम्बी जैसे जिलों में बेशकीमती प्लॉट्स और अवैध निर्माण शामिल हैं। इसीलिए अतीक के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। तीसरी सुर्खी जुड़ी है आपके स्वास्थ्य से। आप जानते ही हैं कि ठंड के दिनों में दिल्ली NCR इलाके में प्रदूषण चरम पर पहुंचता है और इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में जलाई जाने वाली पराली, और दूसरा, त्योहारों के दौरान फोड़े जाने वाले पटाखे जो दिवाली से शुरू होकर न्यू ईयर तक चलते हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी से खराब होने लगी है। इसी को देखते हुए 14 सितंबर को ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी DPCC ने दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2023 तक चलेगा। दिल्ली में रहने वाले दर्शक ध्यान दें कि DPCC का प्रतिबंध ग्रीन क्रैकर्स पर भी लगा हुआ है। माने कथित रूप से कम प्रदूषण करने वाले पटाखे भी फोड़े नहीं जा सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। इस मामले में 2 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लगाई गई थी। इनमें मांग की गई थी कि ग्रीन क्रैकर्स पर से रोक हटा ली जाए, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने यह कहते हुए याचिकाएं स्वीकार करने से मना कर दिया कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में उच्च न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और DPCC के प्रतिबंध पर तुरंत सुनवाई की उन्होंने मांग की, लेकिन न्यायालय ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और एक बड़े काम की बात कही। न्यायालय ने कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। बीते कई सालों से दिवाली में पटाखे फोड़ने को धार्मिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया है। लोग न सरकार की सुनना चाहते हैं और न ही कोर्ट की। नेता इस आग में घी डालने की कोशिश करते ही हैं। देखना होगा कि इस साल ये बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है। अगली सुर्खी का संबंध है पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन से। हुसैन और 9 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगे मामलों में आरोपी बनाया गया था। 19 अक्टूबर को देर शाम खबर आई कि दिल्ली की एक अदालत ने इन आरोपियों को IPC की धारा 436 में लगे आरोपों से मुक्त किया। ये एक गंभीर धारा है जिसके तहत किसी के घर या धार्मिक इमारतों को नष्ट करने के मकसद से आगजनी या विस्फोटकों के इस्तेमाल करने वालों को उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। लेकिन ताहिर की मुश्किलें भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। उन पर अब भी दंगों की दूसरी धाराओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला चलता रहेगा। आखिरी सुर्खी ये जुड़ी है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से। चुनाव पूरा हो चुका है। खरगे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष बन जाएंगे और शशि थरूर एक दिन पहले ही बीते हुए कल में रनर अप बन गए। लेकिन थरूर के आरोपों से पैदा हुई कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हुई है ऐसा लगता नहीं। हमने 19 अक्टूबर के बुलेटिन में आपको बताया था कि शशि थरूर ने चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव प्रभारी
मधुसूदन मिस्त्री ने प्रेस से सिर्फ इतना कहा था कि चुनाव तो निष्पक्ष ही थे और वो सार्वजनिक रूप से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन आज 30 बाहर आई तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में मिस्त्री का वो बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है कि आपके दो चेहरे हैं। अनियमितताओं के आरोप पर आपने मुझसे कहा था कि आप हमारे स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, फिर भी प्रेस के सामने आपने हम पर आरोप लगा दिए। दरअसल थरूर के चीफ पोलिंग एजेंट सलमान सोज ने अनियमितताओं की शिकायत करते हुए पार्टी को एक लिखित शिकायत दी थी जो किसी संयोग से प्रेस के हाथ लगी थी और इसके बाद थरूर ने मामला रफा दफा करने की मंशा से यह कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। सोज एक स्पष्टीकरण देंगे जो कि उनसे मांगा गया है, जिसके बाद मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसा कि जाहिर है मिस्त्री को चिट्ठी लीक वाली बात ने नाराज कर दिया था। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।